हेलो विद्यार्थी, कैसे हो? वेलकम। आपका पाठ नंबर 5 दैनिक जीवन में रसायन चल रहा था, जिसकी पिछली क्लास में मैंने आपके लिए साबुन के बारे में बताया कि साबुनीकरण की क्रिया क्या है। और पोटेशियम से बने हुए साबुन जो होते हैं क्या होते हैं? मृदु होते हैं, जिनका उपयोग जो शेविंग क्रीम होती है शेविंग क्रीम बनाने में किया जाता है। इसके अलावा शैम्पू जो होता है शैम्पू बनाने में किया जाता है। इतना मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया। आज आपका एक नया टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं। अगला टॉपिक मैं कल बता रहा था आपका कि साबुन कठोर जल में वस्त्रों की सफाई क्यों नहीं करता है। कि जो साबुन है कि साबुन जो होता है वो केवल मृदु जल में ही क्या करता है? कार्य करता है। साबुन जो होता है वो केवल मृदु जल में ही कार्य करता है, कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करता। जैसे मैंने आपको बताया था एक उदाहरण कि भाई जल की जब जांच करते हैं कि जल मृदु है कि कठोर है। कठोर मतलब है खारा। कठोर का मतलब क्या होता है? खारा होता है। कि मीठा जल है कि खारा जल है। तो आपको मैंने बताया था कि जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग दे देता है उसे मृदु जल कहते हैं, और जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता उसे हम कठोर जल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? कठोर जल। तो मृदु जल और कठोर जल। आई बात समझ में? तो आपको यही बताया था, कल मैंने समझाया था कि साबुन जो होता है मृदु जल में सफाई का कार्य करता है, परंतु कठोर जल में कार्य नहीं कर पाता है। तो प्रश्न बनता है साबुन कठोर जल में वस्त्रों की सफाई क्यों नहीं करता है। तो देखिए प्रिय छात्र छात्राओं, ध्यान देना। आप पहले अपना प्रश्न नोट कर लो, उसके बाद इसको मैं समझाऊंगा। तो प्रश्न बनता है कि साबुन कठोर जल में जो साबुन होता है वो कठोर जल में वस्त्रों की सफाई, साबुन कठोर जल में वस्त्रों की सफाई, किसकी? वस्त्रों की सफाई, साबुन कठोर जल में वस्त्रों की सफाई क्यों नहीं करता है? वस्त्रों की सफाई क्यों नहीं करता है? आई बात समझ? क्यों नहीं करता है? ध्यान देना, गौर देना, क्यों नहीं करता है। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपका ये आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा था कि साबुन जो होता है वो केवल मृदु जल में ही क्या करते हैं? झाग बनाते हैं। मृदु जल में ही क्या करते हैं? कार्य करते हैं, या मृदु जल में ही सफाई का कार्य करते हैं, लेकिन कठोर जल में नहीं करते हैं। तो देखिए क्यों नहीं करते हैं, समझना कि कठोर जल जो होता है, पहले समझ लो, लिखना बाद में, अभी बाद में लिखाऊंगा मैं आपको, पहले समझ लो कि कठोर जल जो होता है, कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम, कठोर जल होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम यानी कैल्शियम Ca, कैल्शियम क्या होता है? Ca, और मैग्नीशियम Mg। तो कठोर जल में क्या होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या होते हैं? आयन होते हैं। समझना, लिखना नहीं है, अभी लिखना नहीं, केवल समझना है। तो ध्यान दो प्रिय छात्र छात्राओं कि कठोर जल होता है उसमें कैल्शियम यानी कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20। कितना होता है? 20 होता है। और इसकी संयोजकता होती है +2, 2 8 8 2। तो कितनी होती है? +2। और मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है कितना? 12, 2 8 2। तो दोनों की संयोजकता कितनी होती है? +2 होती है। कितनी होती है? +2। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो आयन होते हैं, यानी कठोर जल में क्या होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या होते हैं? आयन होते हैं। आयन है धनायन या ऋणायन। आप जानते हैं धनायन और ऋणायन दो प्रकार के आयन होते हैं। जिनकी संयोजकता प्लस में होती है वो धनायन, यानी किसी को देते हैं वो धनायन, और किसी से लेते हैं वो क्या होते हैं? ऋणायन। तो ये धनायन है ऐसा में। तो कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन होते हैं, जो साबुन के अणु में सोडियम आयन को क्या कर देते हैं? प्रतिस्थापित कर देते हैं। क्योंकि आप जानते हैं साबुन का मैंने सूत्र बताया था कल, भाई साबुन जो होते हैं RCOONA होते हैं, नहीं होते हैं? RCOONA है कि नहीं है? साबुन का साबुनीकरण की अभिक्रिया मैंने बताया था RCOONA, बताया नहीं बताया था? RCOONA। तो RCOONA क्या है? साबुन है। क्या है? साबुन। तो देखिए इसमें कौन से आयन है? इसमें सोडियम आयन है कि नहीं है? सोडियम आयन है, क्योंकि NaOH की क्रिया से बना रहे हैं कि जब उच्च बसीय अम्लों की हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्या कराते हैं? क्रिया कराते हैं, या उनके जलीय विलयन के साथ उसको गर्म करते हैं, तो क्या बनाया जाता है? साबुन। और इस क्रिया को हम साबुनीकरण कहते हैं। यानी उच्च वसीय अम्ल जो होते हैं, उच्च वसीय अम्लों की जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड
ऑक्साइड जो होता है उसके जब जलीय विलयन साथ उसे गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, साबुन, और इस क्रिया को हम साबुनीकरण कहते हैं। तो देखिए RCOONA है नहीं है, तो RCOONA क्या है, साबुन है। तो इसमें कौन से आयन है, सोडियम आयन है। क्या आयन है, कौन से आयन है, सोडियम आयन। और सोडियम की संयोजकता होती है +1, कितनी होती है, +1, क्यों, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, 2 8 और 1, 2 8 1, तो संयोजकता कितनी हो गई, 1 हो गई। आई बात समझ, 2 8 1। तो देखिए कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन होते हैं कठोर जल में, जो साबुन के अणु में से सोडियम आयन को क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सोडियम आयन को क्या कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। प्रतिस्थापित मतलब है हटा देते हैं इसमें से, और क्या बना देते हैं, अपने लवण बना देते हैं। क्या बना देते हैं, अपने लवण बना देते हैं। आई बात समझ। इस प्रकार उच्च बसीय अम्लों के कैल्शियम व मैग्नीशियम लवण बन जाते हैं, और ये लवण जो होते हैं जल में कैसे होते हैं, घुलनशील होते हैं, अतः अवक्षेपित हो जाते हैं, झाग नहीं बनते हैं, अतः वस्त्रों की सफाई नहीं हो पाती है। आई बात समझ में। अरे ऐसे समझो कि भाई कठोर जल जो होता है ना, कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या होते हैं, आयन होते हैं, और जो साबुन में क्या आयन होते हैं, सोडियम आयन होते हैं। सोडियम आयनों को क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं, यानी उनके स्थान से उनको हटा देते हैं, यानी इसको इसके स्थान से हटा देंगे और क्या बना देंगे, अपने लवण बना देंगे, अपने लवण बना देंगे, अपने कैल्शियम मैग्नीशियम के क्या बना देते हैं, लवण बन जाते हैं। इस प्रकार उच्च बसीय अम्लों के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण बन जाते हैं। और जो कैल्शियम मैग्नीशियम लवण बनेंगे भाई, ये देखिए RCOONA, और क्या बना देंगे, RCOOMg बना देंगे, या क्या बना देंगे, RCOO क्या बना देंगे, Ca बना देंगे। तो अपने आयन बनाए कि नहीं बनाए, इन्होंने अपने आयन बनाए, और इनके जो आयन होते हैं जल में कैसे होते हैं, अघुलनशील होते हैं। अब जल में अघुलनशील है तो साबुन के साथ क्या नहीं करेंगे, झाग ही नहीं बनाएंगे। इसलिए कठोर जल जो होता है वो साबुन के साथ क्या नहीं देता है, झाग नहीं देता है। आई बात समझ में, या वस्त्रों की सफाई नहीं करता है। अब इसको आप नोट कर लो। आई बात समझें, क्योंकि कठोर जल में उपस्थित होते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम आयन, उसमें अंदर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, और उपस्थित होने की वजह से ये क्या करते हैं, जो सोडियम आयन है या सोडियम आयन जो होते हैं Na+, उनके स्थान से क्या करते हैं, हटा देते हैं और अपने लवण बना देते हैं। और इनके जो लवण बनते हैं ना, अपने लवण जो बनते हैं वो जल में कैसे होते हैं, वो जल में अघुलनशील होते हैं। और जो जल में अघुलनशील ही होंगे वो साबुन साथ झाग क्या बनाएंगे, और जब झाग नहीं बनेगा तो क्या नहीं होगा, वस्त्रों की सफाई नहीं होगी। आई बात समझ में। तो ये बात इसमें, तो उत्तर नोट करो, कठोर, उत्तर नोट कर लेना। अब लिखो, ठीक है ना, लिखना प्रारंभ करना। कठोर जल में, किसमें, कठोर जल में कैल्शियम, कठोर जल में कैल्शियम, कठोर जल में कैल्शियम, कैल्शियम Ca+2, कैल्शियम व मैग्नीशियम, मैग्नीशियम Mg+2। कठोर जल में कैल्शियम व मैग्नीशियम आयन होते हैं। क्या होते हैं, कैल्शियम व मैग्नीशियम क्या होते हैं, आयन होते हैं, आयन होते हैं। किसमें, कठोर जल के अंदर, किसके अंदर, कठोर जल के अंदर। और कठोर जल के अंदर जो कैल्शियम मैग्नीशियम आयन होते हैं, जो साबुन के अणु में से, किसमें से, साबुन जो होता है अपना, यानी जो जिस साबुन का उपयोग कर रहे हैं हम वस्त्रों की किसमें, सफाई में, तो जो साबुन किसमें से, साबुन के अणु में से, जो साबुन के अणु में से, साबुन के अणु में से क्या करता है, साबुन के अणु में से सोडियम आयन को, किसको, सोडियम आयन को, सोडियम आयन का मतलब Na+, अणु में से सोडियम आयन को, सोडियम आयन, सोडियम आयन को क्वेश्चन लिख लो Na+, क्योंकि सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, 2 8 1। तो बाह्यतम कोश में कितना है, 1 को क्या कर देता है, किसी को दे देता है, इसलिए संयोजकता किस में होती है, प्लस में। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अधिकांश जो धातु होते हैं वो धनायनी बनाते हैं, जितने भी धातु हैं वो अधिकांश क्या बनाते हैं, धनायनी बनाते हैं। तो सभी धातु हैं, अधातु ऋणायन बनाते हैं, आप ये भी समझ लो, ठीक है ना। तो जो साबुन के अणु में से सोडियम आयन को
क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं, सोडियम आयन को प्रतिस्थापित कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। और उसको प्रतिस्थापित मतलब उसको स्थान से हटा देते हैं, विस्थापित कर देते हैं उसे। और प्रतिस्थापित कर देंगे तो क्या होगा, इस प्रकार उच्च वसीय अम्लों के, इस प्रकार उच्च वसीय अम्लों के, इस प्रकार उच्च वसीय, इस प्रकार उच्च वसीय अम्लों के, इस प्रकार उच्च वसीय अम्लों के कैल्शियम व मैग्नीशियम लवण बन जाते हैं। इस प्रकार उच्च वसीय अम्लों के कैल्शियम व मैग्नीशियम क्या बन जाते हैं, लवण बन जाते हैं। कैल्शियम व मैग्नीशियम लवण बन जाते हैं, लवण बन जाते हैं, लवण बन जाते हैं। यानी किसके बन रहे हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, क्योंकि वो क्या करते हैं, सोडियम को उस स्थान से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं और अपने स्वयं के क्या बना देते हैं, लवण बना देते हैं। और वो कैसे होते हैं, उच्च वसीय अम्ल होते हैं। कैसे होते हैं, उच्च वसीय अम्ल। अब उच्च वसीय अम्ल जो बन रहे हैं, उच्च वसीय अम्लों के कैल्शियम मैग्नीशियम जो लवण बन जाते हैं, ये लवण जल में कैसे होते हैं, अघुलनशील होते हैं। यानी ये लवण जो होते हैं, लिखना इसको नोट करना, ये लवण जल में, किसमें, जल में अघुलनशील होते हैं। आई बात समझ में प्रिय छात्राओं, कैसे होते हैं, अघुलनशील होते हैं। और अघुलनशील मतलब जो जल में क्या होते हैं, घुलते ही नहीं हैं, अघुलनशील होते हैं। ये लवण जल में कैसे होते हैं, अघुलनशील होते हैं। और आप जानते हैं जो अघुलनशील ही होंगे वो क्या हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं। अतः क्या हो जाएंगे, अवक्षेपित हो जाएंगे, अतः अवक्षेपित हो जाते हैं, अवक्षेपित, अतः अवक्षेपित हो जाते हैं। और जब अवक्षेपित ही हो जाएंगे, समझना फिर ये छात्राओं, तो झाग नहीं बनाएंगे। क्या नहीं बनाते हैं, झाग नहीं बनते हैं, झाग नहीं बनते हैं, झाग नहीं बनते हैं, झाग नहीं बनते हैं। अतः अवक्षेपित हो जाते हैं और झाग नहीं बनते हैं। अब झाग नहीं बनेंगे तो क्या नहीं होगी, वस्त्रों की सफाई नहीं हो पाती है। ध्यान देना, क्या नहीं हो पाती है, वस्त्रों की सफाई नहीं हो पाती है। अतः वस्त्रों की सफाई, अतः वस्त्रों की सफाई, सफाई नहीं हो पाती है। आई बात में नहीं हो पाती है, ठीक है ना। और इसलिए जो साबुन होता है वो कठोर जल में कार्य नहीं, वस्त्रों की सफाई नहीं करते हैं, क्योंकि कठोर जल में स्वयं कैल्शियम मैग्नीशियम क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, उनके आयन उपस्थित हैं। अब ये आयन है अधिक क्रियाशील हैं, सीधी सी बात है, अधिक क्रियाशील हैं सोडियम की बजाय। तो सोडियम को इसके स्थान से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। विस्थापन अपक्रिया यही तो होती है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटा देता है। आई बात समझ में, तो वही बात होगी, जो हटा देगा तो क्या बना देगा, स्वयं के क्या बना देगा, कैल्शियम मैग्नीशियम क्या बना देगा, लवण बना देगा। और स्वयं के जब कैल्शियम मैग्नीशियम जो लवण बना देता है तो क्या होता है, ये लवण क्या होते हैं, जल में कैसे होते हैं, अघुलनशील होते हैं। और अघुलनशील जो होते हैं, समझना, तो क्या होता है, जल में कैसे होते हैं, अघुलनशील होते हैं, अतः अवक्षेपित हो जाते हैं और झाग नहीं बनते हैं, अतः वस्त्रों की सफाई नहीं हो पाती है। आई बात समझ में, नोट कर लेना इस बात को, ठीक है ना। अब इसमें 2-3 प्रश्न हैं, शॉर्ट पहले छोटे, उनको लिखा देता हूं, फिर आपको अपमार्जक के बारे में समझाएंगे। तो 2-3 छोटे प्रश्न हैं इसमें, पहले उनको आप नोट कर लो। तो देखिए, वैसे मैंने समझा दिए थे आपको पहले, लेकिन ये आपको इनको लिखा देता हूं, लिखाई नहीं थी मैंने पहले आपको, अब इनको लिखा देता हूं। तो लिखना, लिटमस, लिटमस किस रंग का, लिटमस किस रंग का, लिटमस किस रंग का रंजक है, लिटमस किस रंग का रंजक है, रंजक है, किस रंग का रंजक है,
मैंने आपको बताया था लिटमस जो होता है रंजक मतलब रंग प्रदान करने वाला सूचक है। कौन से रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। कौन से रंग का होता है? बैंगनी रंग का। नोट कर लेना, बैंगनी रंग का होता है। आगे सामान्यतः कौन से रंग का होता है? बैंगनी रंग का। अब वो बात दूसरी है, मैंने आपको शुरू में बताई थी कि अम्ल जो होते हैं वो अनीला हैं, कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं? लाल कर देते हैं। क्षार जो होते हैं वो छालानी होते हैं, यानी क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। छालानी क्षार जो होते हैं लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो ये दूसरी बात हो गई। लेकिन सामान्यतः कैसे रंग के होते हैं? बैंगनी रंग के होते हैं। कैसे रंग के होते हैं? बैंगनी रंग के। आई बात समझ में? दूसरा है पारदर्शी साबुन बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कल आया था ये, ठीक है ना। और मैंने बताया था ग्लिसरीन का। तो वो उस चीज को आप नोट कर लो प्रश्न के रूप में कि पारदर्शी साबुन बनाने के लिए पारदर्शी साबुन बनाने के लिए पारदर्शी साबुन बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पारदर्शी साबुन बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? यानी पारदर्शी साबुन बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो किसका करते हैं? ग्लिसरीन का। किसका करते हैं? ग्लिसरीन का। नोट कर लेना, किसका करते हैं? ग्लिसरीन का। ग्लिसरीन का। आई बात समझ में? ग्लिसरीन का, ठीक है ना। एक है अम्लों में विद्युत प्रवाह किस कारण होता है? अम्लों में विद्युत प्रवाह किसकी वजह से होता है? आयनों के कारण। किसकी वजह से? आयनों के कारण। क्योंकि अम्ल जो होते हैं या क्षार होते हैं आयनों में क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं। जैसे HCl है तो HCl अपघटित होता है कि नहीं होता है? H+ और Cl। यानी आपने आर्हेनियस की भी परिभाषा पढ़ी है 1887 में कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? अम्लों। वे पदार्थ जलीय विलयन में OH आयन देते हैं तो क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं। आई बात समझे? तो अम्लों में क्या पाए जाते हैं? आयन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आयन। आई बात समझे? तो इसको भी लिख लेना, प्रश्न नोट करना। महत्वपूर्ण आपका ये प्रश्न कंपटीशन की दृष्टि से, ठीक है ना। तो लिखना अम्लों में करना है इसको। अम्लों में विद्युत प्रवाह। अम्ल जो होते हैं उनमें विद्युत प्रवाह किस कारण होता है? अम्लों में विद्युत प्रवाह किस कारण होता है? किस कारण होता है? कि जो अम्ल होते हैं ना अपने, वो विद्युत का क्या होता है ना? प्रवाह होता है। एक तरह से विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। ये समझो आप, विद्युत उनमें से क्या हो जाती है? गुजर जाती है। विद्युत का उनमें से क्या हो जाता है? प्रवाह हो जाता है। तो देखिए अम्लों में विद्युत प्रवाह किस कारण होता है? तो किस कारण होता है? आयनों के कारण। नोट करना उत्तर, आयनों के कारण। आयनों के कारण। आयनों के कारण। ओके, आयनों के कारण, ठीक है ना। आयनों का कारण होता है ग्लिसरीन का, बैंगनी रंग का, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है अपना, नोट करना अगला प्रश्न, और इसमें शॉर्ट प्रश्न है छोटा, कि दांत किससे बने होते हैं? तो मैंने बताया था दांत किससे बने होते हैं? एनेमल से। किससे बने होते हैं? एनेमल। और एनेमल किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से। क्योंकि आप जानते हैं दांत हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होते हैं। मैंने बताया था पिछली वीडियो में, सबसे कठोर भाग होते हैं। वयस्क व्यक्ति में 32 पाए जाते हैं, बच्चे में अधिकतम 20 होते हैं। दांत 2 बार आते हैं, इसलिए मनुष्य को द्विवारदंती कहते हैं। पहली बार दांत आते हैं उन्हें अस्थायी, और दूसरी बार आते हैं उन्हें स्थायी दांत के नाम से जानते हैं। पहली बार दांत आते हैं आम भाषा में उन्हें हम क्या कह देते हैं? दूध के दांत के नाम से भी जानते हैं। तो प्रिय छात्रों छात्राओं, ध्यान देना, समझना कि दांत किससे बने होते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बच्चों, दांत किससे बने होते हैं? दांत किससे बने होते हैं? किससे बने होते हैं? तो किससे बने होते हैं? दांत किससे बने होते हैं? तो किससे बने होते हैं? कैल्शियम फास्फेट से। किससे बने होते हैं? कैल्शियम फास्फेट से। आई भाषा में किससे बने होते हैं? कैल्शियम फास्फेट से, ठीक है ना।
इनेमल भी इनेमल सबसे कठोर पदार्थ कौन सा था? इनेमल। और इनेमल किससे बनता है? कैल्शियम फास्फेट। आई बात समझ? और कैल्शियम फास्फेट का अणु सूत्र लिख लेना Ca3 PO4 का होल 2 Ca3 PO4 का होल 2 4 है ये 4, ठीक है ना। कैल्शियम फास्फेट से या इनेमल से, या लिख देता हूं मैं इनेमल, क्योंकि इसका या कैल्शियम फास्फेट या इनेमल एक ही मतलब है, इनेमल। आई बात समझ में? कैल्शियम फास्फेट या इनेमल। ओके, अब इसमें ध्यान देना, अगला प्रश्न है, एक आया था आपका कि बेकिंग सोडा, जब मैं पढ़ा रहा था तो बेकिंग पाउडर आया था उसमें, बेकिंग पाउडर बनाने में। तो इसमें लिखना भाई बेकिंग पाउडर जो होता है, बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं? बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं, यह है प्रश्न। बेकिंग पाउडर आया था बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं? आई बात में? कब आया था ये टॉपिक? बेकिंग सोडा में आया था, बेकिंग सोडा जिसको खाने का सोडा कह देते हैं। आई बात में? क्या कह देते हैं? खाने का सोडा, मीठा सोडा और पाक सोडा के नाम से भी उसको जानते हैं। कल जो अपना जो बीएड का पेपर हुआ था, बीएड का, तो एक लड़का वीडियो देखता है, दौलत सिंह, उसने कमेंट्स करके पूछा था भाई कि सर कल ये बीएड में एक प्रश्न आया था कि भाई बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम, तो उसको तो मैंने कमेंट्स करके तुरंत आंसर दे दिया था कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बहुत कंपटीशन प्रश्न आते हैं इस केमिस्ट्री से, यानी उसमें प्रश्न आया था बीएड में, जो प्री बीएड का टेस्ट हुआ था ना कल, आपके बड़े भाई बहन देखे आए होंगे प्री बीएड का टेस्ट, उसमें एक प्रश्न था कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए उस बच्चे ने कमेंट्स किया था, दौलत सिंह, एक दौलत सिंह जाट नाम का लड़का है, उसने पूछा था सर पीईटी जो होती है अपनी पीटीईटी, ठीक है ना, प्री बीएड जो होती है, आम भाषा में समझो आप प्री बीएड, तो प्री बीएड में सर ये प्रश्न आया था कि बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा कह देते हैं, खाने का सोडा कह देते हैं, मीठा सोडा कह देते हैं, पाक सोडा के नाम से जानते हैं। और उसी में अब इसको साफ कर रहा हूं, इसका उत्तर लिखाऊंगा बेकिंग पाउडर। तो उसी के जो उपयोग पढ़ रहे थे, तो उसके उपयोगों में हमने पढ़ा था, ध्यान देना आपने, उसके उपयोगों में ही पढ़ा था कि बेकिंग पाउडर बनाने में, यानी बेकिंग सोडा का उपयोग किस में होता है? बेकिंग पाउडर बनाने में। और वही बात अब मैं आपको बता रहा हूं, बेकिंग पाउडर क्या है। आई भाषा में बेकिंग पाउडर क्या है, तो ध्यान देना, समझना, बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं। तो देखिए प्रिय छात्र छात्राओं, तो कंपटीशन से लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल ये बीएड में प्रश्न आया था, उसने कमेंट्स करके कल पूछा था ये, तो उसका आंसर तो मैंने कल उसको भेज दिया था। आप भी सुन लो, इस तरह के केमिस्ट्री बहुत आती है, जनरल साइंस आजकल हर कंपटीशन में आती है, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे अपने बैंक हो, चाहे एसएससी हो, चाहे अपनी एयरफोर्स नेवी हो, सब में अब जनरल साइंस आती है। तो अभी से तैयारी करके चलो। आई बात समझ में? तो देखिए बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं, तो देखिए मीठा सोडा, मीठा सोडा जानते हैं आप, बेकिंग सोडा को, खाने के सोडे को मीठा सोडा कह देते हैं। तो मीठा सोडा, मीठा सोडा एवं टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक जानते हैं किसमें पाया जाता है? इमली में। किसमें पाया जाता है? इमली में। आपको जब मैं अम्ल पढ़ा रहा था उस समय आपको बताया होगा, ध्यान दिया होगा आपने, किसमें पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल? इमली में। किसमें पाया जाता है? इमली में पाया जाता है, ठीक है ना, टार्ट्रिक अम्ल, ठीक है ना। तो मीठा सोडा एवं टार्ट्रिक अम्ल के मिश्रण को, टार्ट्रिक अम्ल के मिश्रण को बेकिंग पाउडर कहते हैं। आई बात समझ? मीठा सोडा एवं टार्ट्रिक अम्ल के मिश्रण को, अम्ल के मिश्रण को, मिश्रण को, यानी मीठा सोडा एवं टार्ट्रिक अम्ल के मिश्रण को बेकिंग पाउडर कहते हैं। क्या कह देते हैं उसे? बेकिंग पाउडर कहते हैं।
आई भाषा में बेकिंग पाउडर कहते हैं। ठीक है ना, कि जो मीठा सोडा होता है जिसको हम खाने का सोडा भी कह देते हैं, और जो टार्टरिक अम्ल होता है, उन दोनों के जो मिश्रण को हम मिला देते हैं, उनका मिश्रण कर देते हैं, तो उसे हम बेकिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। आई बात समझ। एक इसमें प्रश्न बनता है, ध्यान देना, समझना, कि बेकिंग पाउडर के बेकिंग पाउडर के दो प्रमुख घटक लिखिए। अगला प्रश्न बनता है इसमें कि बेकिंग पाउडर के दो प्रमुख घटक लिखिए। बेकिंग पाउडर के दो प्रमुख घटक लिखिए। दो प्रमुख क्या लिखने हैं? घटक लिखने हैं। तो देखिए बेकिंग पाउडर के जो प्रमुख घटक होते हैं, किससे? बेकिंग पाउडर में आप जानते हैं मीठा सोडा, तो मीठा सोडा एक तो किससे बना होता है? NaCl से, सोडियम क्लोराइड से मिलकर बना होता है। एक उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, अमोनिया भी होता है। तो दो प्रमुख घटकों में CO2, अमोनिया। ठीक है ना, ये घटक हैं। यानी बेकिंग पाउडर में भी मीठा सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल तो है, तो मीठा सोडा और टार्टरिक अम्ल, इनके घटक पूछ रहा है, तो दो घटक बता दो कोई से भी। तो एक NaCl भी है, एक क्या है? CO2 भी है, कार्बन डाइऑक्साइड, एक अमोनिया भी है। आई बात समझ में? तो ये हो गई बेकिंग पाउडर के दो प्रमुख घटक। ध्यान देना, समझना, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है ना, तो देखिए इनको नोट करो आप, फिर आगे आपको समझाते हैं। तो नोट कर लो इसको, बेकिंग पाउडर के दो प्रमुख घटक लिखिए, इतना आपको बता दिया। अगला इसमें ध्यान देना, एक प्रश्न बनता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान ना देना। रात्रि में भोजन के बाद दांतों की सफाई ना करने पर क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक और बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न, तो इसको आप नोट करना और लिखना। और प्रश्न है आपका कि रात्रि में, यानी आपको कहते हैं ना भाई, भोजन करने के बाद दांतों की क्या करनी चाहिए? सफाई करनी चाहिए, क्योंकि उनमें बैक्टीरिया लग जाते हैं, जिससे मुख की pH क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और दंत क्षय होना क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। तो उसी से संबंधित प्रश्न है ये, तो इस प्रश्न को भी आप नोट कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, और इसको याद। तो देखिए रात्रि में भोजन, क्या भोजन के बाद, रात्रि में भोजन के बाद दांतों की, किसकी? दांतों की सफाई, किसकी? दांतों की सफाई। रात्रि में भोजन के बाद दांतों की सफाई ना करने पर क्या होता है? यानी दांतों की सफाई ना करने पर क्या होता है? यानी जब अगर हम दांतों की सफाई नहीं करेंगे भोजन करने के बाद, तो क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण बात। तो इसमें आप ये ध्यान रखो, सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि ये सब प्रश्न जो थे मैंने आपको बताए, सिलेबस के में आपके प्रश्न जो थे, जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, उन सब के बारे में मैंने आपको प्रश्न लिखाया है। तो देखिए pH से संबंधित प्रश्न है ये। किससे संबंधित प्रश्न है? pH। तो देखिए आ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, तो ध्यान देना। रात्रि में भोजन के बाद दांतों की सफाई ना करने पर क्या होता है? तो देखिए उत्तर लिख लेना सीधा, समझा तो मैंने उसमें pH वाले में बहुत अच्छी तरह से दिया था आपको इसको, तो आप तो केवल इसका आंसर नोट कर लो। तो बच्चों ध्यान देना, समझना और नोट करते भी चलना साथ साथ। रात्रि में, ठीक है ना, रात्रि में भोजन के बाद, किसके बाद? भोजन के बाद। रात्रि में भोजन के बाद, ठीक है ना, किसके बाद? भोजन के बाद। रात्रि में भोजन के बाद भोजन के जो कण हैं, किसके? भोजन के कण। क्यों कहते हैं ना कि भोजन को चबा चबा कर खाना चाहिए, तो भोजन के क्या बन जाते हैं? कण बन जाते हैं। तो रात्रि में भोजन के बाद भोजन के जो कण होते हैं वो दांतों में फंसे रह जाते हैं। भोजन के कण दांतों में, किस में प्रिय छात्राओं? दांतों में फंसे रह जाते हैं।
और आप जानते हैं सीधी सी बात है, अगर दांतों में भी फंसे रह जाएंगे बैक्टीरिया लग जाएंगे और वो हमारे दांतों को क्या पहुंचाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। तो वही बात इसमें कि रात्रि में भोजन के बाद भोजन के कण दांतों में क्या हो जाते हैं, फंसे रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं, दांतों में फंसे रह जाते हैं। और बैक्टीरिया द्वारा, किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, जो बैक्टीरिया होता है ना उसके द्वारा। तो बैक्टीरिया द्वारा मुख में, बैक्टीरिया द्वारा मुख में, किसमें प्रिय छात्राओं, मुख में। तो बैक्टीरिया द्वारा मुख में अम्लों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, मुख में अम्लों का, अम्लों का निर्माण होता है। ध्यान देना, गौर देना, अम्लों का क्या होता है, निर्माण होता है। अब जिन अम्लों का निर्माण हो रहा है बैक्टीरिया द्वारा मुख में, जो अम्लों का निर्माण होता है, इससे जो मुख की जो पीएच है वो क्या हो जाती है, 5.5 से कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। 5.5 से कैसे जाती है, कम हो जाती है। जो पीएच होती है, पीएच के बारे में बहुत कुछ मैंने व्याख्या की थी पहले। तो जिससे मुख के पीएच का मान, जिससे मुख के पीएच का मान, जिससे मुख के पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है, जिससे मुख के पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है, 5.5 से कम हो जाता है। अब 5.5 से कैसा हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो जाता है। अब पीएच कैसा हो जाएगा, जब कम हो जाएगा तो क्या होता है कि जो दांतों की इनेमल परत है उसका क्या होता है, क्षय होता है। 5.5 से कम हो जाता है और दांतों की इनेमल परत का, किसका प्रिय छात्राओं, इनेमल परत का, और दांतों की इनेमल परत का क्षय होने लगता है, क्षय होने लगता है। आई बात समझ। अब जो क्षय होने लगता है, ठीक है ना, क्षय होने लगता है, जिसे क्या कहते हैं, दंत क्षय कहते हैं, जिसे दंत क्षय कहते हैं। आई बात समझे, दंत क्षय कहते हैं, दंत क्षय कहते हैं। तो रात्रि में भोजन बाद दांतों की सफाई ना करने पर क्या होगा, दांतों की इनेमल परत का क्या होने लग जाता है, क्षय होने लगता है, जिसे दंत क्षय कहते हैं। यानी हमारे दांत क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, या दांत हमारे धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो दंत क्षय हो जाएगा। आई बात समझ। अगर रात्रि में भोजन के बाद अगर हमने दांतों की सफाई नहीं की तो आई बात समझ क्या हो जाएगा, दंत क्षय हो जाएगा, दांतों की यानी इनेमल परत क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ये बात है आपकी। इसलिए रात्रि में भोजन के बाद दांतों की हमें क्या करनी चाहिए, सफाई करनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात, ठीक है ना। और इसके अलावा ध्यान देना, समझना, अगला इसमें जो टॉपिक है अपमार्जक। कौन सा है, अपमार्जक। तो अपमार्जक के बारे में नेक्स्ट अगली क्लास में आपको समझाएंगे विस्तार से। भाई अपमार्जक का निर्माण कैसे होता है, अपमार्जक वस्त्रों की सफाई कैसे करते हैं, तो नेक्स्ट अगली क्लास में आपको बताएंगे। तो आज जितना भी आपको लिखाया है इसको कंप्लीट याद कर लेना। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न कभी कभी बोर्ड पूछ लेती है, इसलिए मैंने आपको इस पार्ट के जितने भी बारीकी जो प्रश्न थे वो आज सब मैंने लिखाए। और भी इसमें 1-2 प्रश्न बारीक और हैं, तो जैसे अपमार्जक के टॉपिक प्रारंभ करूँगा उनके साथ में उनको लिखा दूँगा। आई बात समझ में। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगले टॉपिक अपमार्जक के साथ नेक्स्ट अगली क्लास में। ओके, थैंक्स।